हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग लैंस के वहाँ चला जाता है पार्टी में, लेकिन वो वहाँ जाता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और जब वांग जी वहाँ पार्टी में आते हैं और विंग उनकी तरफ देखता है तो वांग जी के साथ उसे एक और चेहरा दिखाई देता है। विंग वो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो जब वांग जी से नज़रें मिलाता है तो फिर वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग के ऐसे चले जाने के बाद विंग जो कि बिना कुछ बोले ऐसे ही चला गया दौड़ के, सब उधर ही देखने लगते हैं। चैंग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि विंग को अचानक क्या हुआ। विंग की तबीयत ख़राब है उसने बोला था, लेकिन फिर भी वो ऐसे अचानक दौड़ के क्यों चला गया। चैंग भी थोड़ा वरीड हो जाता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता। सिचेन भी उधर देख रहे होते हैं और फिर चैंग को बोलते हैं, मिस्टर चैंग, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। चैंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है वो बोल रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सिचेन बोलते हैं, ठीक है, हम डील साइन कर लेते हैं, फिर आप भी चले जाइए और उसका ख्याल रखिए। चैंग फिर हाँ कर देता है। वांग जी जो कि उधर ही देख रहे होते हैं जिधर विंग गया होता है, वो एक नज़र उधर देखते हैं और फिर अपनी नज़रें फेर लेते हैं। मैडम लैनी और लैन किरण फिर वहाँ आते हैं और चैंग से बोलते हैं आइए। चैंग भी उनके साथ चले जाता है। फिर वो लोग जाके एक टेबल पे बैठ जाते हैं। वांग जी भी वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। मैडम लैनी फिर उस पेपर को निकालती है और खुद सिग्नेचर करती है और चैंग को सिग्नेचर करने के लिए देती है। चैंग भी एक स्माइल के साथ फिर वहाँ पे सिग्नेचर कर देता है। तो लैन किरण बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जियांग, आज से हम दोनों की कंपनी को ये डील फाइनल हुआ। चैंग भी एक स्माइल के साथ उनसे हाथ मिला लेता है और थैंक यू बोल देता है और फिर खड़ा होकर बोलता है, सर मैम, आई एम सॉरी बट मुझे अभी घर जाना होगा, विंग को मेरी ज़रूरत है। तो सिचेन खड़े होते हैं और बोलते हैं, यस मिस्टर जियांग, आपको जाना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं तो वैसे आपको रोकता, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि विंग को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप चले जाइए। चैंग भी फिर हाँ करके जाने लगता है। तो सिचेन बोलता है, वैसे मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो चैंग बोलता है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी लेके आया हूँ। तो सिचेन बोलते हैं, पर वो गाड़ी तो विंग लेके चला गया होगा। चैंग ये सोचता है, फिर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। तो सिचेन बोलते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आप वैसे भी हमारे यहाँ पार्टी में आए हैं। चैंग फिर मना नहीं करता, क्योंकि वैसे भी उसे अभी घर जाना है और अगर सिचेन नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो जाएगा भी कैसे। तो वो फिर हाँ कर देता है। चैंग फिर अपनी बहन यानली को लेता है और वहाँ पे सबको बाय बोल के चला जाता है। चैंग के जाने के बाद फिर वांग जी अपने चेयर से उठते हैं और एक बार उधर देखते हैं। मैडम लैनी फिर वांग जी के पास आती है और बोलती है, वांग जी, मैंने सही डिसीजन लिया है ना? वांग जी कुछ नहीं बोलते, अपनी मॉम की तरफ देखते हैं। तो मैडम लैनी बोलती है, थैंक यू बेटे। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते और वो वहाँ से चले जाते हैं। किरण फिर मैडम लैनी के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा ये बेटा ये बोलेगा कब? ये बोलता क्यों नहीं है? इसकी आवाज़ सुननी होती है, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने हुए सालों हो गए, ये बोलता क्यों नहीं है? तो मैडम लैनी बोलती है, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी बातें समझ जाती हूँ, तुम उसके बाप हो फिर भी तुम्हें उसकी बातें समझ में नहीं आती। तो लैन किरण बोलते हैं, मैं शब्दों को समझता हूँ, मैं उसके एक्सप्रेशन नहीं पढ़ पाता, मुझे नहीं समझ में आता है कि वो कब क्या चाहता है। तो मैडम लैनी बोलती है, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है उसे रहने दो और तुम्हें उसे समझने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे समझती हूँ, इतना बहुत है। लैन किरण अब कुछ नहीं बोलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। मैडम लैनी अपने बेटे को जाते हुए देखती है वांग जी, जो कि अब वहाँ से सीधा अब वापस अपने रूम में चले जाते हैं। उधर विंग जो कि यहाँ से जल्दबाजी में निकला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वांग जी को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था और उसकी आंखों के सामने वो फेस जो वांग जी के साथ थी वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही है। विंग फिर लैंड मैंसन से फटाफट निकलता है और वहाँ से अपनी कार लेके फिर अपने घर के लिए जाने लगता है। विंग रास्ते में ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही फेस आ रहा था। वो फेस देख के विंग और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो किसका फेस था और वो उसे क्यों दिखा, और दिखने के बाद वो फिर गायब कहाँ हो गया। विंग फिर ऐसे स्पीड से
ड्राइव करता है और फिर अपने घर चला जाता है। वो घर जाने के बाद फिर अपने रूम में जाता है और जाके फिर अपने बेड पे बैठता है। वो जैसे ही बेड पे बैठता है तो फिर उसे वापस वो चेहरा नज़र आता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहले वो आवाज़ें, वो सपना, अब ये इस नया चेहरा। विंग इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये लोग और उसे क्यों दिखाई दे रहे हैं और क्यों सुनाई दे रहे हैं। विंग फिर ऐसे ही परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कुछ देर तक ऐसे बैठता है और जितने देर वो बैठा रहता है तो उसके सामने वो फेस और वांग जी का फेस दोनों नज़र आ रहे होते हैं। विंग फिर परेशान होकर अपनी आंखें वापस खोलता है और बोलता है, कौन हो तुम? और वांग जी को देख के मुझे वो चेहरा क्यों दिखाई दिया और वो कौन था और ये वांग जी कौन है? मैं तो इसे जानता तक नहीं, मैंने इसे पहले कभी देखा भी नहीं। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसे पहले भी देखा है। विंग के दिल में अभी बहुत से सवाल हैं लेकिन उनके कोई जवाब नहीं है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, अपने सवालों का जवाब वो कहाँ से ढूंढे। विंग फिर सामने देखता है तो उसे फिर से वही चेहरा नज़र आता है हंसते हुए। विंग उस चेहरे को देख के फिर सहम जाता है। वो जिधर भी नज़र घुमा के देख रहा होता है उसे वही चेहरा नज़र आ रहा होता है और उस चेहरे पे स्माइल। विंग उसे देख देख के बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो सीधा ही ऐसे ही सो जाता है, सीधा लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इधर चैंग और यानली भी घर पहुंच जाते हैं। सिचेन उनको उनके घर पे ड्रॉप करते हैं तो चैंग उन्हें थैंक यू बोल देता है तो सिचेन बोलते हैं इट्स ओके। चैंग फिर स्माइल करके वो वहाँ से निकल जाता है। सिचेन भी वहाँ से चले जाते हैं। चैंग फिर अपने घर में आता है और फिर विंग के रूम में आता है। वो विंग के रूम में आकर नॉक करता है। विंग जो कि रूम में आते ही अपने डोर को लॉक कर दिया था। चैंग बाहर से नॉक कर रहा होता है लेकिन विंग डोर ओपन नहीं करता, वो नहीं खोल रहा होता है क्योंकि वो भी आंखें बंद करके एकदम बेहोशी जैसा हो गया है, उसे होश नहीं है बिल्कुल भी। चैंग काफ़ी देर तक परेशान होकर ऐसे ही डोर को पीटता रहता है और बाहर से चिल्लाता है, विंग डोर ओपन करो, तुम ठीक हो ना? विंग जो कि उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा है क्योंकि वो अलग ही एक दुनिया में खोया हुआ है। थोड़ी देर बाद यानली भी आती है और वो भी बाहर से बोलने लगती है, भैया दरवाज़ा खोलिए। विंग अपनी बहन की आवाज़ सुन लेता है और फिर वो उठ के डोर की तरफ देखता है। उसे फिर से आवाज़ आती है तो फिर वो फटाफट उठ के और आके डोर ओपन कर देता है। चैंग विंग को देखता है और उसके पास आते हुए बोलता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम ऐसे क्यों चले आए? विंग अपने भाई की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो चैंग बोलता है, क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ, क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर मैं डॉक्टर को यहीं बुलाऊँ? विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम प्लीज़ अभी मुझे अकेला छोड़ दो। यानली फिर अपने भाई के पास आते हुए बोलती है, भैया क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हमें डॉक्टर को घर बुलाना चाहिए। विंग अपनी बहन की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, प्रिंसेस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, तुम अपने रूम में जाके आराम करो। तो यानली बोलती है, नहीं भैया मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगी, मुझे लग रहा है कि हमें डॉक्टर को बुला ही लेना चाहिए। आप बहुत थके हुए से लग रहे हो, आपके पूरे फेस डल हो गया है। तो विंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ प्रिंसेस, बस मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, आराम करूँगा तो मुझे बेहतर फील होगा। यानली जो कि नहीं जाना चाहती है लेकिन विंग वापस उसे बोलता है तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। यानली के जाने के बाद फिर चैंग बोलता है, विंग मुझे बताओ क्या बात है, तुम ऐसे अचानक क्यों वहाँ से चले आए? इतना तो मैं समझता हूँ कि तबीयत खराब जैसी कोई बात नहीं, कुछ तो हुआ था। विंग फिर चैंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चैंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें बताया था ना वो आवाज़ें, उस आवाज़ से मैं बहुत परेशान था और आज जब मैंने उस भांग जी को देखा तो उसे देखने के बाद ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, मैं उसे जानता हूँ। तो चैंग बोलता है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है विंग, मैं तुम्हारे साथ बचपन से हूँ, तुम मेरे सामने बड़े हुए हो और मैं जहाँ तक जानता हूँ तुमने वांग जी से कभी मिले ही नहीं हो। वांग जी से ये हमारी फर्स्ट मुलाकात थी, मैंने भी उसे पहली बार ही आज देखा है। तो विंग बोलता है, वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ चैंग, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो उसको देखने पे मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है।
तो चैंग बोलता है, विंग मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और ये बहुत टेंशन का मामला है। तो विंग बोलता है, लेकिन चैंग ये कोई बीमारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। तो चैंग बोलता है, पर विंग एक बात बताओ, अगर ये बीमारी नहीं है तो फिर ये सब क्या है? तुम जिसकी आवाज़ें सुनते हो, तुम बोलते हो कि तुमने उसको देखा नहीं है, सिर्फ तुम उसकी आवाज़ें सुनते हो, तो ये सब क्यों है? मेरे हिसाब से लगता है कि तुम्हारे दिमाग का वहम है, कोई बात तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें एक बार डॉक्टर से करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। तो विंग बोलता है, चैंग तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, ये जो हो रहा है ये कुछ तो है, इसके पीछे कोई तो राज है। तो चैंग बोलता है, विंग ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम बस मेरे कहने पे एक बार डॉक्टर से मिलो। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे किसी डॉक्टर से नहीं मिलना, और प्लीज़ अभी मुझे और कोई बात भी नहीं करना है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो चैंग बोलता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं फिर से कहूँगा विंग, तुम्हें एक बार डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। तो फिर चैंग उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है, टेक केयर, तुम सो जाओ। विंग अब कुछ नहीं बोलता। तो फिर चैंग वहाँ से चला जाता है। चैंग के जाने के बाद विंग बोलता है, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे पक्का पता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इन सब के पीछे कोई तो राज है, मैं उसे जान के रहूँगा, मैं पता करके रहूँगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और वो चेहरा किसका है, वो कौन है जो मुझे अपने पास बुला रहा है, कौन है जो मेरे पास बार बार आ रहा है। विंग के दिलो दिमाग में बहुत से सवाल हैं और बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन उसके पास अभी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। विंग फिर ऐसे ही जाके फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होने के बाद अपने बेड पे आ जाता है। विंग जो कि सो नहीं सकता क्योंकि उसे पता है वो सोएगा तो उसके साथ क्या होगा। वो फिर ऐसे ही चुपचाप बैठ जाता है और एक बुक निकाल के उसे रीड करने लगता है। फिर काफ़ी देर तक बुक को रीड करता है और रीड करते करते ही उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जैसे, राजकुमार ये तोहफ़ा आपके लिए, ये तोहफ़ा मैं खुद आपके लिए लेके आया हूँ, क्या ये आपको पसंद आई? फिर सुनाई देता है, राजकुमार वहाँ मत जाइए, राजकुमार आप गिर जाएंगे, राजकुमार आप ये खा लीजिए। कई तरह की उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। विंग इन आवाज़ों को सुन के फिर बुक को बंद करता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। उसके कानों में बस ये आवाज़ें आ रही होती हैं। विंग इन आवाज़ों को सुनता है तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बुक को नीचे फेंकता है और अपने दोनों हाथों को लेके अपने कानों पर रख देता है और अपने कानों को ढक लेता है। विंग जिसे कान को ढकने के बावजूद उसके कानों में आवाज़ें आ रही होती है, राजकुमार राजकुमार। विंग इन आवाज़ों को सुन के बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वो फिर ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज़ मुझे तुम्हें नहीं सुनना है, प्लीज़ चले जाओ। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आवाज़ें अभी भी उसके कानों में बज रही है। विंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। वो विंग जैसे ही चिल्लाता है तो फिर वो आवाज़ें बंद हो जाती है। विंग फिर थोड़ी देर बाद अपने कान से हाथ हटाता है और फिर देखता है तो उसे अब कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही होती है। विंग फिर लंबी लंबी सांसें लेता है और एक गिलास पानी पीता है। वो पानी पीने के बाद फिर वापस बेड पे बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है कि ये सब क्या है, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अब ये आवाज़ें उसे जगने पे भी सुनाई दे रही है और ये किसकी आवाज़ें हैं, कौन राजकुमार, और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। विंग जिसके पास सवाल तो बहुत है लेकिन उन सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं है। वो फिर इसी मामले में सोचता रह जाता है और सोचते सोचते ही मॉर्निंग हो जाती है। विंग नाइट में बिल्कुल नहीं सोता क्योंकि वो पूरी नाइट इन सब मामलों में ही सोच रहा होता है। सुबह मॉर्निंग होती है तो फिर विंग का नॉर्मल शेड्यूल हो जाता है। वो फिर उठता है और उठ के रेडी होके अपना वापस चला जाता है। विंग जो कि अपने आप को बिजी रखना चाहता है ताकि उसके दिमाग में ये सब थॉट ना आए, लेकिन वो बातें और वो चीज़ें उसके दिलो दिमाग में बैठ गई हैं। वो ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को याद करता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को काम में ढाल रहा है। ऐसे ही फिर दिन निकलने लगते हैं। 2 दिन बाद अब विंग के बर्थडे है। विंग के बर्थडे पे चैंग ने बोल रखा है कि उसे फिर कंपनी का ऑफिशियल CEO घोषित कर दिया जाएगा और फिर वो उस पोस्ट पे आ जाएगा। चैंग फिर विंग के पास आता है उसके कैबिन में और बोलता है, विंग
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। विंग अपने भाई की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। तो चैंग वहाँ आके बैठता है और बोलता है विंग, मैंने सोचा है तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं पार्टी रखूं। तो विंग बोलता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो चैंग बोलता है विंग, इसमें बात तुम्हारी पसंद नापसंद की नहीं है। मॉम डैड जब थे वो हमेशा तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तो तुम्हें क्या लगता है उनके जाने के बाद मैं उनकी की हुई इस प्रथा को बंद कर दूँगा? तुम्हारा बर्थडे मनेगा और तुम मना नहीं करोगे हमारी खुशी के लिए। तो विंग बोलता है पर चैंग तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर तुम पार्टी रखोगे, फिर भीड़ होगी और फिर तुम मुझे वहाँ पे खड़ा कराओगे। तो चैंग बोलता है ये तो जाहिर सी बात है विंग, और तुम देखो तुम्हें मेरी खुशी और प्रिंसेस की खुशी के लिए इस बात के लिए मानना होगा, तुम इनकार नहीं कर सकते। विंग अपने भाई की तरफ देखता है और फिर से बोलता है बट चैंग। तो चैंग बोलता है प्लीज़ विंग तुम समझो, और इस बार मैं लैंस को भी तुम्हारे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करूँगा। तो विंग बोलता है क्यों, उन्हें क्यों? तो चैंग बोलता है क्योंकि अब हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, अब हमारा उनसे एक रिश्ता बन गया और वो आएंगे जब भी तो आगे के हम प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे। अभी मुझे उनसे कुछ डिस्कशन भी करना है और मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को तुम संभालो। तो विंग बोलता है बट क्यों, ये इस प्रोजेक्ट को तो तुम संभालना चाहते थे, फिर मुझे क्यों? तो चैंग बोलता है क्योंकि विंग मेरे पास ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट है और उसको मैं संभाल रहा हूँ, मैं एक साथ इतनी चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकता, और इसका प्रेजेंटेशन भी तुमने बनाया था और इसे तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कैसे हैंडल करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हैंडल करो। और वैसे भी अब तुम्हारे बर्थडे वाले दिन के बाद से तुम वैसे भी CEO बन जाओगे, तो तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये करना होगा। विंग जो कि अब कुछ नहीं बोलता है। तो चैंग बोलता है प्लीज़ मेरी बात को समझो, प्लीज़ मना मत करो। विंग फिर हाँ कर देता है। तो चैंग बोलता है गुड। वो फिर वहाँ से उठता है और उठ के चला जाता है। विंग अपने भाई के जाने के बाद फिर सोचने लगता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो ये भी सोचता है कि चलो ये अच्छा है, अगर वो अपना काम में दिल लगाएगा तो शायद उसके दिल दिमाग में ऐसे कुछ थॉट्स नहीं आएंगे, उसे ये सब चीज़ें परेशान नहीं करेगी। विंग ये सोच के फिर अपने आप में डिसाइड करता है कि ठीक है वो काम संभालेगा। चैंग वहाँ अपने केबिन में जाके फिर लैन किरण को कॉल करता है और विंग के बर्थडे के लिए इनविटेशन देता है। लैन किरण फिर उसे ओके कर देते हैं कि वो आएंगे। तो चैंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी पूरी फैमिली है। तो लैन किरण बोलते हैं श्योर, मैं घर में सबको बोल दूँगा। इतना बोल के फिर चैंग भी कॉल रख देता है। ऐसे ही फिर शाम हो जाती है और वो सब घर चले जाते हैं। विंग अपने घर पे जाता है तो फिर उसकी सिस्टर यानली उसके पास आती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि विंग का बर्थडे है। वो अपने भाई के पास आती है और बोलती है भैया आपको क्या गिफ्ट चाहिए, कल आपका बर्थडे है। विंग अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोलता है प्रिंसेस तुम्हें पता है ना मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तुम हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो, खुश रहो और मेरे साथ रहो, ये बहुत है। तो यानली बोलती है ऐसे थोड़ी ना हो सकता भैया, आप मुझे हमेशा कुछ ना कुछ देते हो, तो मैं भी चाहती हूँ आपको एक अच्छा सा प्रेजेंट दूँ, तो आप बताओ आपको क्या चाहिए। विंग अब कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है। तो यानली फिर उसका हाथ पकड़ के उससे बेड पे ले जाकर बिठाती है और ख़ुद भी पास में बैठते हुए बोलती है बताओ ना भैया, मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी दूँ वो आपको पसंद है, इसलिए मैं आपसे पूछ के दे रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ पसंद आए। तो विंग बोलता है जो भी तुम्हारी मर्जी होगी, जो भी तुम मुझे दोगी वो मुझे पसंद होगा। तो यानली बोलती है बट भैया मैं आपकी पसंद चाहती थी। तो विंग बोलता है मेरी पसंद तुम्हारी पसंद, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद, हम दोनों की पसंद एक ही है, तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम जो भी लाओगी वो मुझे पसंद होगा। यानली फिर हमें सर हिलाती है और खुश होते हुए बोलती है भैया कल मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगी, कल मैं खूब इंजॉय करूंगी क्योंकि आपके बर्थडे का मैं हमेशा वेट करती हूँ, आपका बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। विंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो यानली बोलती है ठीक है भैया अब आप सो जाइए, कल सुबह मैं सबसे पहले आपको विश करना चाहती हूँ। तो विंग बोलता है वो तो तुम हर साल करती हो। तो यानली फिर स्माइल करती है और बोलती है यस, क्योंकि ये मैं ही करूँगी, मुझे अच्छा लगता है सबसे पहले आपको विश करना, तो प्लीज़ आज डोर को लॉक मत रखना भैया। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो फिर यानली गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाती है। यानली के जाने के बाद फिर विंग जाके फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वापस बेड पे आ जाता है। वो सोता नहीं है, उसने डिसाइड किया है वो सोएगा नहीं क्योंकि सोते हैं उसके साथ वो सब चीज़ें होगी।
ऐसे ही फिर दिन नाइट निकल जाती है और नेक्स्ट डे हो जाता है। उधर लैन किरण मैडम लैनी से इस मामले में डिस्कशन कर रहे होते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। वहाँ पे वांगजी और सिचेन ये लोग भी होते हैं। तो किरण बोलते हैं सॉरी गाइस, मैंने यू बोला। मिस्टर जियांग का कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि विंग का बर्थडे है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो मैडम ये बोलती है ठीक है, बट मैं तो नहीं जा सकती, तुम्हें पता है मुझे बाहर जाना है, मैं 2 दिन के लिए बाहर हूँ। तो लैन किरण बोलते हैं लेकिन इनविटेशन है तो उसका मैं क्या करूँ। तो ये बोलती है एक काम करो, तुम और सिचेन चले जाओ और वांगजी भी चले जाएंगे तुम्हारे साथ। लैन किरण फिर वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वांगजी तुम चलोगे। वांगजी अपने डैड की तरफ देखते हैं और अपने मॉम की तरफ देखते हैं। तो सिचेन बोलता है हाँ वांगजी चलो, अच्छा लगेगा, वो उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, इसी बहाने तुम घर से बाहर तो निकलोगे। वांगजी उन दोनों को कोई जवाब नहीं देते हैं। वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं तो उनकी मॉम बोलती है हाँ ये जाएगा। ये बात सुन के फिर लैन किरण और सिचेन भी खुश हो जाते हैं कि चलो वांगजी जाएंगे। वांगजी जो कि कुछ बोलते ही नहीं हैं, उन्होंने काफ़ी सालों से बोला ही नहीं है, वो सिर्फ बचपन में बोलते थे। वो भी बोलते क्या थे, सिर्फ छोटे थे तो रोते थे। वो जब से बड़े हुए हैं उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन उनके ना बोलने पे भी उनकी मॉम उनकी हर बात समझ जाती है। लेकिन और कोई नहीं समझ सकता कि वांगजी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और वांगजी ऐसे क्यों हैं, ये भी अभी तो नहीं पता, बाद में पता चलेगा। लैन किरण और सिचेन फिर ओके बोल के फिर ब्रेकफास्ट करके वो वहाँ से चले जाते हैं कि शाम को पार्टी में वो जाएंगे। मैडम लैनी फिर वांगजी की तरफ देखती है और बोलती है तुम जाना चाहते हो ना। वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखते हैं तो मैडम लैनी बोलती है ठीक है अब तुम जाओ। वांगजी फिर वहाँ से उठ जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। वो अपने रूम में जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। वो बैठ के फिर अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें विंग का फेस नज़र आता है। वो उस फेस को देख के फिर अपनी आंखें खोल देते हैं और फिर सामने वॉल पे देखने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे अपने वॉल पे देख रहे होते हैं, लेकिन ना तो कुछ वो बोल रहे हैं और ना ही उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो एक टक करके ही वॉल पे देख रहे होते हैं। वॉल पे जो कि कुछ नहीं है सिवाय एक पेंटिंग के। वहाँ पे एक प्राचीन काल की पेंटिंग लगी हुई है। वो उस पेंटिंग को देख रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। इधर पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है और विंग के बर्थडे पार्टी की पूरी तैयारियां हो जाती है। विंग जो कि पार्टी नहीं करना चाहता, लेकिन अब पार्टी हो गई है तो फिर पार्टी तो उसे करनी है। विंग अपने रूम में होता है तो यानली उसके पास आती है और बोलती है भैया आप रेडी हो। विंग जो कि अभी रेडी नहीं होता है, वो ऐसे ही बेड पे बैठा होता है। तो यानली बोलती है भैया आप रेडी नहीं हुए, सब मेहमान आ रहे हैं, चलो आप रेडी हो जाओ। विंग फिर उठ के खड़ा होता है तो यानली बोलती है भैया रुको। वो फिर विंग के अलमीरा में जाती है और वहाँ से एक सूट निकाल के लाती है और बोलती है भैया ये ड्रेस पहनो आप, ये सूट आप पे बहुत सूट करेगा और ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनवाया है। विंग उस सूट की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तो यानली बोलती है आप रेडी हो जाओगे ना। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। तो यानली बोलती है ठीक है मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ। विंग हाँ करता है तो यानली फिर वहाँ से चली जाती है। विंग फिर उस ड्रेस की तरफ देखता है और बोलता है ये सब मुझे क्यों करना पड़ता है, मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन भाई बहनों के लिए करना पड़ेगा। इतना बोल के फिर विंग भी रेडी हो जाता है। विंग जिसने वाइट कलर का पूरा सूट पहना होता है, फॉर्मल सूट होता है पूरा 3 पीस, वो रेडी होके फिर मिरर में खुद को देखता है। विंग जैसे ही मिरर में देखता है तो उसे वो परछाई वापस दिखती है, वो चेहरा वापस दिखता है। विंग उस चेहरे को देख के फिर आंखें बंद कर लेता है और बोलता है प्लीज़ नहीं, आज नहीं। वो इतना बोल के फिर काफ़ी देर तक आंखें बंद करके फिर वापस आंखें खोलता है। फिर आईने में देखता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। विंग फिर वहाँ पे कुछ देर खड़ा होता है, फिर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद फिर यानली और चैंग उसके पास आ जाते हैं और वो उससे लेके नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद फिर याओ आता है और उसे हग करते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे विंग। विंग भी उसे वापस हग बैक करता है और थैंक यू बोल देता है। तो याओ बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने पार्टी रखी, वरना मैं तुमसे बहुत नाराज़ होता कि तुम्हारा बर्थडे है तुमने पार्टी नहीं दी। खैर अच्छा है कि तुमने पार्टी दे दी। विंग उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है और बोलता है तो इन्जॉय करो ना, तुम्हें पार्टी चाहिए थी, लो हो गई पार्टी, तो अब यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ इन्जॉय करो।
तो याओ बोलता अरे यार, मेरे कहने का वो मतलब थोड़ी ना था, पार्टी में चाहता था ताकि तुम और मैं और सब इंजॉय कर सके एक साथ। ये एक हॉलीडे हो जाएगा और ये खुशी का दिन है। तो तुम्हें पता है ना, अंकल आंटी जब थे तो तुम्हारा बर्थडे कितने धूमधाम से मनाते थे। विंग फिर अपने मॉम डैड के साथ वाले बर्थडे को याद करने लगता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है हाँ, उनके जाने के बाद फिर मेरा मन नहीं होता। तुम्हें पता है ना, जब वो थे जब मैं खुद भी इतना खुश हुआ करता था, लेकिन अब मेरा मन नहीं होता। तो याओ बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, मुझे पता है अंकल आंटी को तुम मिस करते हो, लेकिन हम भी तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये एक बहुत खुशी का दिन है, इसलिए हम सब इंजॉय करना चाहते हैं। तो तुम्हें भी हमारी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है। तो याओ बोलता है चले। विंग फिर ओके कर देता है। तो फिर बोलो वहाँ उसको अंदर जहाँ पार्टी वेन्यू होता है पूरा, वो उसे वहाँ पे ले जाता है। चैंग जो कि सारे गेस्ट से मिल रहा होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बिजनेसमैन आए होते हैं, काफ़ी लोग आए होते हैं। फिर एक एक करके विंग के पास भी लोग आके उसे कॉन्ग्रेचुलेशन, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। विंग उनसे मिल रहा होता है, हंस रहा होता है और थैंक यू बोल रहा होता है। थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पे एंट्री होती है लैंस की। चैंग उधर देखता है, फिर एक स्माइल करते हुए वो वहाँ जाता है। विंग जिसने अभी नहीं देखा है कि लैंस आ चुके हैं, चैंग पहले देखता है और वो ही जाता है। वो फिर जाके सिचैन और लैन किरण से हाथ मिलाता है और वांग जी से भी, वो भी फिर उनसे हाथ मिला लेते हैं। चैंग बोलता है आइए। वो फिर हाँ करके अंदर आने लगते हैं। विंग जो कि इधर याओ के साथ बात कर रहा होता है, उससे याओ कुछ हंसी मजाक कर रहा होता है तो विंग उसकी बातों पे हंस रहा होता है। याओ फिर चैंग की तरफ देखता है और बोलता है लैंस आ गए। विंग उसकी बात सुन के फिर उधर देखता है जिधर से वो लोग आ रहे होते हैं। विंग की नज़र सबसे पहले लैन किरण और सिचैन पे पड़ती है क्योंकि वो लोग आगे रहते हैं। वांग जी अभी वहाँ पे नहीं रहते हैं। वो भी उनकी तरफ देखने लगता है तो सिचैन और लैन किरण वहाँ आके फिर विंग से हाथ मिला के उसे बर्थडे की शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। विंग भी उन्हें थैंक यू बोल देता है। तो सिचैन एक गिफ्ट बॉक्स निकालते हैं और विंग को देते हुए बोलते हैं ये तुम्हारे लिए, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। विंग भी वो लेके थैंक यू बोल देता है। वो लोग फिर उसकी तरफ मतलब देख के बात करने लगते हैं, कुछ डिस्कशन करने लगते हैं। जब तक विंग की नज़र पड़ती है उनके पीछे वांग जी पे। वांग जी जो कि वहाँ से चल के आ रहे होते हैं, विंग उनकी तरफ देखता है और देखता ही रहता है। वो देखते देखते में फिर वांग जी के पीछे वापस वो शैडो नज़र आती है उसे। विंग उस शैडो को देखता है, फिर वांग जी को देखता है। थोड़ी देर बाद वो शैडो वहाँ से हट के वांग जी के अंदर आ जाती है। वांग जी के फेस अभी दो फेस में दिख रहा होता है, एक अभी वांग जी का रूप और एक अलग सा रूप, एक अलग सा चेहरा, लेकिन चेहरा वांग जी का है। वांग जी के डबल फेस को वो देख रहा होता है। एक हिस्ट्रिकल फेस होता है ट्रेडिशनल ड्रेसअप में और एक नॉर्मल ड्रेस में। विंग वो देख के अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और वो सिर्फ देखता रहता है, उसकी नज़रें नहीं हट रही होती है। एक चेहरे पे जो कि विंग को स्माइल नज़र आ रही होती है कि वो उसको देख के स्माइल कर रहा है, और दूसरा जो कि वांग जी का रियल फेस। वांग जी जो कि धीरे धीरे करके उसके पास आ रहे होते हैं और विंग यहाँ से देख रहा होता है। विंग देखते देखते में उसके मुँह से अचानक से निकलता है लंजा। विंग जो कि उसने यह आवाज़ दी है और किसी ने नहीं सुना, पर याओ सुनता है। याओ फिर विंग की तरफ देखते हुए बोलता है लंजा। विंग जो कि अभी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है तो फिर याओ उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और विंग को बोलता है विंग। विंग फिर अपने सेंस में आता है और उसकी तरफ देखता है तो याओ बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन लंजा? वहाँ पे तो वांग जी है। तो विंग बोलता है कौन लंजा? मैंने। तो याओ बोलता है तुम ही ने तो अभी बोला। तो विंग बोलता है नहीं, मैंने नहीं बोला। तो याओ बोलता है क्या मजाक कर रहे हो विंग, अभी तुमने जस्ट बोला लंजा। तो विंग बोलता है पता नहीं, शायद मेरे मुंह से निकल गया होगा। तो याओ बोलता है जब तक वहाँ पे वांग जी उसके पास आ जाते हैं। वांग जी जैसे विंग के सामने आके खड़े होते हैं तो विंग फिर उनकी तरफ देखने लगता है। विंग जब उनकी तरफ देखता है तो उसके हार्ट बीट फिर से बहुत स्पीड से बीट करने लग जाते हैं, लेकिन विंग फिर भी उनकी तरफ देख ही रहा होता है। वांग जी भी फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। विंग उस हाथ की तरफ देखता है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो एकदम पुतला बने वांग जी को ही देख रहा होता है। तो फिर चैंग उसके पास आके उसे कोहनी से थोड़ा सा हिट करता है। उसके हिट से फिर विंग थोड़ा सेंस में आके फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हाथ मिलाता है।
विंग जैसे ही वांग जी से हाथ मिलाता है तो उससे एक अजीब सा करंट सा फील होता है, ऐसे एक अजीब सा सेंसेशन उसके बॉडी में जाती है। विंग फिर झट से हाथ छोड़ देता है और फिर से उनके चेहरे पर देखने लगता है। वांग जी जो कि कुछ बोले नहीं, सिर्फ हाथ ही मिलाए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और विंग सिर्फ उन्हीं के फेस पे देख रहा होता है। वांग जी फिर अपने कोट के में हाथ डालते हैं और वहाँ से एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं और वो बॉक्स लेके फिर विंग को दे देते हैं। विंग भी उस बॉक्स को ले लेता है और थैंक यू बोल देता है। उसके बाद से यानली वहाँ आती है और विंग को बोलती है भैया चलिए केक काटते हैं। विंग अभी जो कि वांग जी की तरफ देख रहा होता है वो फिर सुनता नहीं है, तो यानली फिर से उसको हिलाते हुए बोलती है भैया चलिए। विंग फिर हाँ करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से वो केक काटता है और सबको खिलाता है। वांग जी जो कि अब वहाँ नहीं रुकते हैं, वो एक साइड में जाके फिर बैठ जाते हैं, लेकिन विंग की नज़रें उधर ही जा रही होती है जिधर वांग जी होते हैं। वहाँ पे सब केक को खा लेते हैं और फिर ऐसे सब बातें करने लगते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आए होते हैं। फिर डिस्कशन करने लगते हैं। फिर सिचेन चैंग और विंग के पास आते हैं और बोलते हैं मिस्टर चैंग मुझे आपसे कोई डिस्कशन करनी थी। तो चैंग बोलता मुझे भी। तो सिचेन बोलते पहले आप बोलिए। तो चैंग बोलता है नहीं आप बोलिए। तो सिचेन बोलता है मुझे लगता है कि अब हमें इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बाहर जाना होगा। चैंग बोलता है बाहर? तो सिचेन बोलता है हाँ, उसके लिए आपको यूनमेक जाना होगा और वहाँ पे कुछ दिन रहना होगा, क्योंकि वहीं पे हमारा मॉल तैयार हो रहा है। तो चैंग बोलते हैं इनमें कितने दिनों के लिए? तो सिचेन बोलते हैं 1 से 2 सप्ताह लग सकते हैं शायद। तो चैंग बोलता है वैसे इस प्रोजेक्ट पे काम विंग कर रहा है तो विंग चला जाएगा। सिचेन फिर विंग की तरफ देखता है और बोलते हैं विंग तुम चले जाओगे, तुम संभाल लोगे? विंग फिर सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है लेकिन वहाँ क्यों जाना है, और 1 सप्ताह ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हो जाएगा लॉन्ग? तो सिचेन बोलते हैं वहाँ पे जाओगे तुम सब कुछ देखोगे, मैनेज करोगे, चीज़ों को समझोगे जब तक तो 1 सप्ताह लग ही जाएगा, और फिर तुम ही तो वहाँ पे सब कुछ जाके समझाओगे। विंग फिर कुछ नहीं बोलता है। तो सिचेन बोलते हैं वैसे तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ वांग जी जाएगा। विंग ये सुन के फिर शॉक्ड होता है और फिर सिचेन से बोलता है क्या मतलब? तो सिचेन बोलता है हाँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वांग जी का ही है। ठीक है हम सब एक ही फैमिली के हैं तो हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रॉपरली ये वांग जी ही हैंडल कर रहे हैं, वांग जी और मॉम ही। तो विंग बोलता है तो इसका मतलब वो भी वहाँ जाएंगे? तो सिचेन हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ वो भी वहाँ जाएगा और तुम्हें उसी के साथ जाना है, और तुम वांग जी से बाकी की चीज़ें पूछ लोगे, वो तुम्हें बता देगा। विंग फिर कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है। तो चैंग बोलता है हाँ ठीक है ये चला जाएगा, कब जाना है? तो सिचेन बोलता है कल। तो चैंग बोलता है कल इतनी जल्दी? तो सिचेन बोलते हैं जितनी जल्दी काम शुरू होगा उतनी जल्दी हमारा ये प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। चैंग फिर ओके कर देता है और बोलता है ठीक है विंग चला जाएगा। सिचेन भी फिर स्माइल करते हुए फिर विंग से वापस हाथ मिलाते हैं और उसे एक बार फिर से बर्थडे की शुभकामनाएं देते हैं। विंग जो कि अभी शॉक में है कि इतनी जल्दी उसे यहाँ से जाना होगा, वो भी वांग जी के साथ वो नहीं रहना चाहता, अभी वो जानता ही नहीं है, और उनके आसपास होने से विंग को थोड़ी बेचैनी अभी महसूस हो रही है। लेकिन अब जो कि ये प्रोजेक्ट है उस पर काम करना है तो विंग को तो जाना ही होगा। ऐसे ही काफ़ी देर तक वो लोग बातें करते रहते हैं और फिर पार्टी भी ओवर हो जाती है, सब वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद फिर विंग अपने रूम में जाता है और जाके बैठ जाता है। वो वहाँ बैठ के फिर सोचने लगता है कि उसे यूनमेक जाना है, वो भी वांग जी के साथ। ये चीज़ें उसे थोड़ी सी परेशान कर रही होती है। वो फिर इसी मामले में सोच रहा होता है, फिर बोलता है कोई बात नहीं, काम है और अभी मुझे काम में ही अपना मन लगाना है ताकि मेरे दिमाग में कुछ भी फालतू ना आए। वो इतना सोच के फिर डिसाइड करता है कि वो जाएगा। विंग फिर उसकी नज़र पड़ती है पास के टेबल पे जहाँ पे वो गिफ्ट बॉक्स रखा होता है विंग को जो मिले हैं। विंग की सबसे पहले नज़र वांग जी वाले गिफ्ट पे पड़ती है जो कि एक स्मॉल सा गिफ्ट बॉक्स होता है। विंग उसे देखता है तो खुद ही अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाता है और उसको अपने हाथ में ले लेता है। वो उसे हाथ में लेके फिर देखने लगता है और बोलता है इसके अंदर क्या हो सकता है। वो फिर काफ़ी देर तक उसे घूरता रहता है और घूरते घूरते फिर उस डिसाइड करता है उसे खोलेगा। विंग फिर इस बॉक्स को खोलता है तो अंदर एक स्मॉल सा ब्रोच होता है। विंग उसे देखता है और फिर उसे अपने हाथ में लेता है।
उसे हाथ में लेने के बाद विंग फिर उसको देखने लग जाता है और देखते देखते उससे फिर से उसके कानों में कुछ आवाज़ें गूंजने लगती है। वो ब्रोच जो कि लोटस का पेंडेंट है, लोटस की डिज़ाइन में बना हुआ है, विंग उसे देख के फिर उस पर अपनी उंगलियां रखता है तो उसे कुछ झलकियाँ भी नज़र आती है जो कि ब्लर होती है। विंग फिर उसके हाथ से वो ब्रोच नीचे गिर जाता है और बोलता है ये अभी क्या था। विंग फिर शॉक्ड होके उस ब्रोच की तरफ ही देख रहा होता है। वो ब्रोच जो कि नीचे गिरते ही साइन करने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा साइन हो रही होती है। विंग उधर देख ही रहा होता है और फिर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, वो सुन होके वहीं बैठा होता है। थोड़ी देर बाद फिर वो झुक के उस ब्रोच को हाथ में लेता है और बोलता है ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो फिर उस ब्रोच को लेके ऐसे ही मुट्ठी बंद कर लेता है और फिर अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसे अभी कुछ भी फील नहीं होता। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है ये इसे मैंने कहीं तो देखा है, इसे मैं जानता हूँ, लेकिन वांग जी और इसका और मेरा क्या कनेक्शन है। कुछ तो है ऐसा जो हम तीनों को जोड़ रहा है। विंग फिर से वापस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। वो फिर उस ब्रोच को देख के वापस उस बॉक्स में रख देता है और फिर सोचने लग जाता है कुछ। वो काफ़ी देर तक सोचता है और बोलता है मुझे पता करना होगा, कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं इस गुत्थी को नहीं सुलझाऊंगा मैं चैन से नहीं रह पाऊँगा। अब मुझे जानना होगा और मुझे इस बात को जानने के लिए फिर मुझे उस वांग जी के साथ रहना होगा। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ रह के ही इन सारे सवालों के जवाब ढूंढूंगा। अब यही सही रहेगा, अब मैं वांग जी के साथ जाऊंगा। विंग ये सोच के फिर डिसाइड कर लिया है कि अब वो जाएगा वांग जी के साथ और वो वांग जी के साथ रहेगा भी, ताकि उसे ऐसा लगता है कि वो वांग जी के साथ रहेगा तो उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गाइस चलिए अब हम भी देखेंगे कि विंग जब वांग जी के साथ यूनमेक जाएगा तो क्या होगा, क्या उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और विंग के साथ ये सब चीज़ें क्या हो रही है, कौन सी झलकियाँ उसे नज़र आ रही है और कौन सा वो इंसान है जिसकी बातें वो याद कर रहा है। विंग को ये किसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है और वांग जी ऐसे क्यों है। बहुत सारे सवाल हैं और उसके जवाब हमें जानने हैं, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाना होगा। तो ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे और देखेंगे आगे क्या विंग को उसके सवालों का जवाब मिलता है या फिर नहीं, और मिलता है तो क्या क्या है इस सब चीज़ों के पीछे का राज। तो उस सब के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।